दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई आइसक्रीम के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अनाया नाम की एक अनाथ लड़की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। 5 साल पहले अनाया के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अनाया बहुत ही मेहनती लड़की थी। अनाया गांव के सरपंच के यहाँ काम किया करती थी, जिसके बदले में वो उसे 2 वक्त का खाना खिलाता था और अनाया बेचारी उसी में बहुत खुश थी। अनाया को जब भी वक्त मिलता तो वो गांव की नदी के किनारे वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठा करती थी और उससे बहुत देर तक बातें किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। गर्मी का मौसम आ चुका था और गांव के सभी बच्चे गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम और पेप्सी का इस्तेमाल करने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी मोनिका का जन्मदिन था, तो वो अपनी सहेलियों से कहती है, आज मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी। मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितना मन हो उतनी आइसक्रीम खा लेना। वैसे भी तुमने कभी आइसक्रीम तो खाई ही नहीं होगी। मोनिका की ये बातें अनाया भी खड़ी होकर सुन रही थी और ये सुनकर अनाया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मन ही मन में सोचती है, अरे वाह आइसक्रीम, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते जो मैं आइसक्रीम खाऊं। वैसे भी मोनिका ने तो कहा है कि वो सबको आइसक्रीम खिलाएगी। इतना सोचकर अनाया मोनिका के पास जाती है। तभी मोनिका उससे कहती है, अरे अनाया की बच्ची, तो यहाँ पर क्या कर रही है? चल निकल जा यहाँ से। अच्छा बोल, तू क्या बोलने आई है यहाँ पर? मैंने सुना कि तुम सबको आइसक्रीम खिला रही हो और सब में तो मैं भी आती हूँ। मैं भी तो इसी गांव में हूँ ना, मुझे भी आइसक्रीम दो ना। पागल है क्या? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी? मैं झाड़ू पोछा करने वाली को अपने साथ में खड़ी भी नहीं रहने देती हूँ। मोनिका, बस एक दे दो ना। तुम मुझे जो काम भी करने के लिए कहोगी, मैं तुम्हारा वो काम करूँगी, लेकिन अभी मुझे एक आइसक्रीम दे दो ना। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। चलो जाओ यहाँ से। मोनिका की ये बात सुनकर अनाया बहुत उदास हो जाती है। अनाया जब भी उदास होती थी तो वो नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी। इसीलिए उस दिन भी अनाया उदास होकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। लेकिन आज वो हमेशा की तरह खुश नहीं थी। आज वो बहुत ही उदास थी। अनाया पेड़ के नीचे जाकर पेड़ से कहती है, दोस्त, आज वो हमारे गांव की मोनिका है ना? उसके जन्मदिन पर उसने सभी को आइसक्रीम खिलाई, सिवाय मेरे। आज मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी आइसक्रीम खाऊं, लेकिन वो कहती है कि मेरी औकात ही नहीं है आइसक्रीम खाने की। जाने दो, वैसे भी तो वो सही ही कह रही है ना। बिना माँ बाप की लड़की हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। अनाया बोलते बोलते वहीं पर लेट जाती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और अनाया को देखकर उससे बोलती है, बेटी, अरे ओ बेटी, सो रही हो क्या? अनाया हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है और उनसे बोलती है, जी नहीं, बस मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन आप कौन हो? बेटी, मुझे सब सरला दादी के नाम से बुलाते हैं। आप इस गांव में नई है क्या? मैंने तो आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साल में एक बार ही इस पेड़ की पूजा करने मैं यहाँ पर आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर नहीं आई। अब तो इस पेड़ ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसा ही कुछ समझो। अनाया को बूढ़ी अम्मा की एक भी बात समझ में नहीं आती कि तभी वो बूढ़ी अम्मा पेड़ की पूजा करने लग जाती हैं। पेड़ की पूजा करते करते बूढ़ी अम्मा और अनाया कई सारी बातें भी करती हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा अनाया से कहती हैं, अरे बेटी, तुम तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो। अब तुम्हें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे।
अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पेड़ ही मेरा घर और यही मेरे माता पिता हैं। बेटी, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी बिल्कुल अकेली ही रहती हूँ। ठीक है अम्मा, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन आप रहती कहाँ पर हैं? इस नदी को पार करते ही मेरा घर है बेटी। अभी थोड़ा आगे चलते ही वो नजर भी आने लगेगा। उसके बाद दोनों किनारे पर रखी नाव पर बैठ जाती हैं। बूढ़ी अम्मा को नाव चलाना आता था। कुछ देर तक नाव चलाने के बाद अनाया अम्मा के साथ नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। अनाया नदी के बीचों बीच एक पेड़ देखती है, जिस पर बहुत सारी आइसक्रीम लगी हुई थी। अम्मा, वो देखो पेड़, उसमें तो बहुत सारी आइसक्रीम है। ये तो बिल्कुल वैसी ही आइसक्रीम है जैसी मोनिका के हाथ में थी। चलो ना, आइसक्रीम खाते हैं हम। अनाया के इतना बोलने के बाद वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती हैं। अरे, आप तो एक परी हो। हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ तक लाई। जब तुम पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रही थी, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ तक लेकर आई हूँ। लेकिन नदी के बीचों बीच पेड़ कैसे हो सकता है, और वो भी आइसक्रीम का? ये मामूली नहीं है, साल में 2 बार ही यहाँ आइसक्रीम का पेड़ प्रकट होता है। आज के बाद ये आइसक्रीम का पेड़ 8 महीने के बाद ही आएगा। ये सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान को ही दिखाई देता है। तुम एक नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए तुम्हें ये नजर आया। उसके बाद परी पेड़ से एक आइसक्रीम निकालती है और अनाया के हाथ में दे देती है। ये लो। उसी वक्त आइसक्रीम में से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगे। अनाया ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, इसमें से तो सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई मामूली आइसक्रीम नहीं है। अब इन्हें बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तुम जितनी चाहो उतनी आइसक्रीम खा सकती हो। अनाया सारे सोने और चांदी के सिक्कों को उठा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। उसके बाद परी अनाया को उसके घर तक छोड़ देती है और खुद परी लोग वापस चली जाती हैं। घर पहुंचकर अनाया सोचती है, अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के हैं। इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा होगा कि मैं उन पैसों से अपनी एक केक की दुकान खोल लूं। लेकिन सबसे पहले जी भरकर आइसक्रीम खाऊंगी। अनाया बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सोने और चांदी के सिक्के बेच देती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे सबसे पहले बहुत सारी आइसक्रीम खाती है और अगले ही दिन से अपनी दुकान बनवाने का काम शुरू करवा देती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद अनाया की दुकान बनकर तैयार हो जाती है। अनाया अपनी दुकान देखकर बहुत खुश होती है। अब मुझे किसी के भी घर में नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं इस दुकान में बहुत ही ताजे और टेस्टी केक बेचकर अच्छे से अपना गुजारा करूंगी। उस दिन से अनाया केक बेचने का काम शुरू कर देती है। कुछ महीनों में ही अनाया अपनी मेहनत से बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन कभी भी अनाया को अपनी अमीरी का घमंड नहीं होता। इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं और एक दिन अनाया अपने मन में सोचती है, मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई कि 8 साल हो गए और मैं नदी किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास नहीं गई। आज सारे काम छोड़कर मैं पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। वहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इतना सोचकर अनाया नदी किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास जाती है। अनाया पीपल के पेड़ के पास बहुत सुकून से बैठी होती है। फिर कुछ घंटे के बाद अनाया अपने घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि पड़ोस के राज्य के राजकुमार के कंधे पर बहुत ही गहरी चोट आई है। अनाया राजकुमार के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे आपके कंधे पर चोट कैसे लग गई? दरअसल मैं जंगली जानवर का शिकार करने आया था,
लेकिन अचानक पीछे से जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुरंत ही उसको हटा दिया और सिर्फ मेरे कंधे पर ही चोट आई, वरना आज तो मेरी जान भी जा सकती थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं हल्दी का लेप लगा दूंगी। फिर राजकुमार अनाया के साथ उसके घर पर जाते हैं। अनाया राजकुमार की चोट पर हल्दी का लेप लगा देती है, जिससे राजकुमार को चोट में आराम आता है। राजकुमार को अनाया का दयालु स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है और वो मन ही मन अनाया को पसंद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने महल वापस जाते हैं। अगले दिन राजकुमार फिर से अनाया के घर पर आ जाती हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर अनाया दरवाजा खोलती है। अरे, आप यहाँ पर? आपका कुछ रह गया था क्या? हाँ, मेरी सबसे बेशकीमती चीज। बेशकीमती चीज? लेकिन क्या? तुम। ये सुनकर अनाया मुस्कुराने लगती है। उसके बाद राजकुमार अनाया से शादी की बात करते हैं और अनाया शादी के लिए हाँ कर देती है। उसी दिन राजकुमार अपने माता पिता को अनाया के बारे में बता देते हैं और 2 दिन के बाद दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। एक दिन अनाया और राजकुमार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में अनाया राजकुमार से कहती है, मेरी माँ कहती थी कि वो मेरी शादी एक राजकुमार जैसे लड़के से करवाएंगी। उस वक्त तो मैं किसी न किसी तरह बात को टाल देती थी, लेकिन सच में मेरी शादी एक राजकुमार से हो गई। अपनी माँ को याद करते हुए अनाया की आंखें नम हो जाती है। फिर राजकुमार उसे चुप कराने लगते हैं। अब अनाया को राजकुमार के साथ साथ एक परिवार भी मिल गया था और अनाया हंसी खुशी से रहने लगी। आकाश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण आकाश को ये घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम आकाश ने संभाल लिया। आकाश की बड़ी बहन प्राची की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए आकाश ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। आकाश की बड़ी बहन प्राची अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, प्राची दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है। तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो प्राची दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और आकाश मामा। हाँ, वो तो है। अब मामी कहलवाने वाली आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस आकाश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर को संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना ना आप। अच्छा प्राची, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। आकाश को देर हो रही है। आकाश ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी।
मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे वो सामने वाले होटल में एक फंक्शन में पहुँचना है। क्या हुआ अखिल, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देख ना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कोई बात नहीं अखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने हैं मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। आकाश अखिल को ऑटो के पूरे 300 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनन्या है, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको पैसे अभी दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अनन्या नाम की वो लड़की आकाश का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले ही दिन आकाश के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अनन्या और आकाश बात करने लगते हैं। अनन्या को आकाश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अनन्या की मुलाकात मार्केट में आकाश से हो ही जाती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आकाश को पता चलता है कि अनन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रही हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। अनन्या ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश उसे गले लगा लेता है। अनन्या अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती आकाश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर आकाश भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अनन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था, उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अनन्या, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ आकाश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्राची दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अनन्या की सास भी वहाँ पर आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अनन्या भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही साड़ी पहनना। प्राची दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, पर एक शर्त पर, आज आप मुझे खुद ही तैयार करोगी, प्रॉमिस? अनन्या की बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी सी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अनन्या ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी।
अब तो अनन्या के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्राची को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इधर अनन्या भी गर्भवती हो जाती है। अनन्या के माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अनन्या का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अनन्या बेटी, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अनन्या, तुम इस हालात में भी घर के काम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो मालिनी, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ जी और आकाश ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम तो माँ जी खुद ही करती हैं। ये लीजिए चाय। अनन्या बेटी, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं हलवाई से खरीद कर लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो बेटा। ओह नो 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 नो, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ और अनन्या तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए दे देती हैं। तभी अनन्या की नंद प्राची भी वहाँ पर आ जाती है। अनन्या भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका पूरा चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। अरे प्राची, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर काजल बैठती हैं। अरे वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अनन्या, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितना चीप है वो हॉस्पिटल। अनन्या, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा। मैं अभी अपना ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर काजल, जो कि बहुत बड़ी और एक समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राची दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्राची दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या फिर जा रही हैं? क्योंकि अभी आकाश आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए वहीं पर जाने वाले हैं। अनन्या का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्राची जानती थी, पर अनन्या अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अनन्या के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अनन्या की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अनन्या अपनी सास और नंद के गले से लग जाती है।